गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और आज की इस वीडियो से हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल वर्ब्स के ऊपर एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व के बारे में। चलिए कुछ एक सिचुएशंस की मदद से मॉडल वर्ब्स के सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहली सिचुएशन हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट सेड सिनेमा हाउसेस मस्ट प्ले नेशनल एंथम बिफोर स्क्रीनिंग ऑफ मूवीज। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, एक ऑर्डर पास किया कि सिनेमा हाउसेस मस्ट प्ले नेशनल एंथम बिफोर स्क्रीनिंग ऑफ मूवीज और प्लेइंग ऑफ मूवीज। यानी कि सिनेमा हाउसेस को मूवीज को स्क्रीन करने से पहले या प्ले करने से पहले राष्ट्रगान को बजाना कंपलसरी होगा, उनके लिए मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा, उनको ऐसा करना ही होगा। ये एक ऑर्डर बन गया क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब मस्ट का यूज किया गया है। यहाँ पर हैव टू का प्रयोग भी किया जा सकता था। यानी सिनेमा हाउसेस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। उन्हें जब भी कोई मूवी को स्क्रीन करना होगा या प्ले करना होगा तो उस समय उससे पहले राष्ट्रगान को बजाना उनके लिए कंपलसरी होगा, एक अनिवार्य कार्य होगा। यानी उसके बिना वो मूवीज को प्ले नहीं कर सकते। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट passed a new judgment after some years and said cinema houses may play national anthem before screening of movies। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक वर्ड को बदल दिया। कुछ सालों के बाद एक नया जजमेंट पास कर दिया और उसके अंदर बाकी सब कुछ सेम ही रखा, सिर्फ एक वर्ड जो पहले मस्ट यूज किया गया था, अब मस्ट की जगह पर उन्होंने क्या किया, मे वर्ड का यूज कर दिया। तो सब कुछ ही बदल गया, जो पूरा का पूरा भाव था वो बदल गया। अब क्या हो गया, सिनेमा हाउसेस के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो नेशनल एंथम को प्ले करें, चाहे तो ना करें, ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब उनके लिए कोई बाध्यता नहीं रही, कोई कंपल्शन नहीं रहा, कोई उनकी मजबूरी नहीं रही। अब उनकी चॉइस हो गई कि वो चाहे तो नेशनल एंथम को प्ले करें, चाहे तो ना करें। उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं रहा। तो जस्ट वन वर्ड डिड द मैजिक एंड चेंज द होल सिचुएशन। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि सिर्फ एक मॉडल वर्ब के बदले जाने से सब कुछ ही बदल गया। पहले तो सिनेमा हाउसेस के लिए कंपलसरी था कि हर थिएटर को जब भी कोई वहां पर मूवी लगेगी उनको राष्ट्रगान को बजाना ही पड़ेगा। लेकिन अब कुछ सालों के बाद उस निर्णय को बदल दिया गया, सिर्फ एक वर्ड को बदला गया, एक मॉडल वर्ब को बदला गया और एक मॉडल वर्ब को बदलते ही सब कुछ बदल गया। जो चीज पहले उनके ऊपर थोप दी गई थी अब वो उनके लिए उनकी चॉइस की बात रह गई। यानी इस सिचुएशन से हमें पता चल रहा है कि मॉडल वर्ब्स कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मॉडल वर्ब बदलते ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तक बदल गया। तो चलिए एक और सिचुएशन के माध्यम से हम मॉडल वर्ब्स के महत्व को और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सिचुएशन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग नॉइस पोल्यूशन रूल फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट। संसद के द्वारा नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोई नियम या कानून बनाया गया। उसमें क्या लिखा हुआ था, चलिए पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे कैटेगराइज इट्स एरियाज इनटू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन्स फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉइस स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एरियाज। कि राज्य सरकार अपने क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में कैटेगराइज कर सकती है, यानी बांट सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉइस स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एरियाज। कि अलग अलग क्षेत्रों के जो नॉइस स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा सकता है। यानी अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर इतने डेसिबल से ज़्यादा का शोर अलाउड नहीं है, कमर्शियल है तो इससे ज़्यादा का शोर अलाउड नहीं है, रेजिडेंशियल है तो वहां पर इतने डेसिबल से ज़्यादा का शोर अलाउड नहीं है, साइलेंस जोन है जैसे कि कोई कोर्ट है, स्कूल है या हॉस्पिटल है, तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वो साइलेंस जोन्स में आते हैं। वहाँ पर 0 डेसिबल ही माना जाता है, यानी
वहाँ पर बिल्कुल भी शोर करना अलाउड नहीं होता। तो पार्लियामेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दे दी कि वो अगर चाहें तो अपने क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में बांट करके अलग अलग जो नॉइस स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। यानी उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। यानी उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा कि वो अगर चाहें तो अपने राज्य के क्षेत्रों को अलग अलग जोन्स के अंदर बांट करके नॉइस स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रूलिंग को चेंज कर दिया जाए तो मान लीजिए इस सेंटेंस को कानून के अंदर थोड़ा सा बदल दिया जाए और क्या किया जाए, इस मे वर्ड को इस शेल वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाए, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज पहले की तरह ही रखा जाए, सिर्फ एक वर्ड को बदल दिया जाए, मे की जगह शेल लगा दिया जाए, तो फिर क्या होगा? द स्टेट गवर्नमेंट शेल कैटेगराइज इट्स एरियाज इनटू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन्स for the purpose of implementation of noise standards for different areas. This is the amended version. Amended यानी संशोधित, बदल दिया गया। कुछ सालों के बाद सिर्फ एक वर्ड पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया नॉइस पोल्यूशन रूल्स के अंदर। तो क्या हो गया, एक वर्ड को बदलने से अब ये ऑर्डर बन गया। पहले तो उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड था, कोई मैंडेटरी नहीं था, कोई कंपलसरी नहीं था उनके लिए, राज्य सरकारों के लिए। लेकिन एक वर्ड को बदल देने से क्या हुआ, क्या से क्या हो गया कि अब राज्य सरकारों को ऐसा करना ही पड़ेगा। अब ये ऑर्डर बन गया कि द स्टेट गवर्नमेंट शेल कैटेगराइज, कि हर राज्य सरकार जो है अपने क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में बांटेगी ही, ताकि अलग अलग क्षेत्रों के जो नॉइस स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि इतने डेसिबल से ज़्यादा का शोर जो है वहाँ पर करना अलाउड नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा शोर भी अलाउड होता है, कमर्शियल में थोड़ा उससे कम हो जाएगा, रेजिडेंशियल में और कम हो जाएगा, और साइलेंस जोन में तो बिल्कुल ही शांति होनी चाहिए वहाँ पर। तो पहले जो उनकी चॉइस थी राज्य सरकारों की ऐसा करने की, अब उनके लिए मजबूरी बन जाएगी। यानी कि पूरे के पूरे कानून के कानून बदले जा सकते हैं सिर्फ एक मॉडल वर्ब को बदल देने से। इतना ज़्यादा महत्व है इन मॉडल वर्ब्स का। तो जस्ट वन वर्ड डिड द मैजिक अगेन एंड चेंज द होल सिचुएशन। पूरा का पूरा पासा ही पलट गया सिर्फ एक वर्ड को बदल देने से। तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब्स कि पूरे के पूरे कानून तक बदले जा सकते हैं सिर्फ एक वर्ड को बदल देने से, और ऐसा एक्चुअल में होता भी है। ये जो नॉइस पोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये रियल में ऐसा हुआ है। तो चलिए और किसी एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए, ये एक डॉग है, ये इन्होंने खरीदा है इस कुत्ते को, और मान लीजिए कि ये कोई सेलर है जिन्होंने इस डॉग को इन्हें बेचा है। तो अब ये सेलर ने जो बायर है उनके ऊपर केस कर दिया है। मान लीजिए कि ये कोई इंडियन सिचुएशन नहीं है, किसी और देश की बात की जा रही है यहाँ पर। कुछ देशों में कुत्तों से संबंधित काफ़ी सीरियस कानून हैं कि वहाँ पर कुत्ते को प्रतिदिन आपको जो है इतनी बार तो घुमाने के लिए लेकर जाना ही पड़ेगा। तो सेलर का क्या कहना है कि मैंने जिनको ये कुत्ता बेचा था ये अपने कुत्ते को दिन में 2 बार नहीं घुमा करके लेकर के आती हैं, या सिर्फ एक बार ही घुमा करके लेकर के आती हैं, जबकि हमारे देश का कानून तो कहता है कि 2 बार कुत्ते को घुमाना जरूरी है। तो ये है मिस्टर जो कि एक वकील हैं, और ये सेलर की तरफ से उनका केस लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, माई लॉर्ड जज साहब, इट इज़ क्लियरली रिटन इन द लॉज ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश के कानून में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दैट वंस पेट मस्ट बी टेकन 2 times a day for a walk by every possible manner, कि हर हाल में किसी के कुत्ते को एक दिन में 2 बार घुमा करके लेकर के आना कंपलसरी है, उनके लिए ऐसा करना जरूरी है। ऐसा उनके देश के कानून में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। बट मिस जैस्मिन्स क्लाइंट, ये मिस जैस्मिन है, ये उनकी क्लाइंट जिनका केस मिस जैस्मिन डिफेंड कर रही हैं। बट मिस जैस्मिन्स क्लाइंट हैज अरेंज्ड फॉर हर डॉग्स वॉक ओनली वंस अ डे।
सिंस व्हेन शी हैज परचेज द डॉग, कि जब से इन्होंने इस कुत्ते को खरीदा है इनसे, वो अपने कुत्ते को सिर्फ एक बार ही घुमा करके लेकर के आती हैं। उन्होंने अपने कुत्ते की सैर के लिए सिर्फ एक बार का ही प्रबंध किया है, जबकि हमारे देश का कानून क्या कहता है कि कुत्ते को 2 बार सैर करवाना जरूरी है। सेलर हैज अक्यूज्ड हर ऑफ डिप्राइविंग द डॉग ऑफ इट्स राइट्स, कि सेलर ने, बेचने वाले ने खरीदार के ऊपर इस बात का दोष लगाया है या आरोप लगाया है कि इन्होंने कुत्ते को इसके अधिकारों से वंचित रखा है, डिप्राइव किया है, वंचित रखा है, कुत्ते को उसके अधिकार नहीं दिए गए। कुत्ते का ये पूर्ण रूप से अधिकार बनता है कि उसे उसके मालिक के द्वारा दिन में 2 बार सैर करवाई जाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक बार ही कुत्ते को सैर करवाई है, तो ये हमारे देश के कानून की नज़रों में दोषी हैं। शी इज लायबल टू बी अवॉर्डेड विद पेनल्टी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इनोसेंट एनिमल्स, कि निर्दोष जानवरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी तो बनती है, ये उत्तरदायी बनती हैं कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। तो इंग्लिश भाषा की सुंदरता देखिए, पेनल्टी भी यहाँ पर अवॉर्ड की जाती है, पेनल्टी का भी अवॉर्ड मिलता है। तो ये सारा केस जो लड़ा जा रहा है वो इस मस्ट मॉडल वर्ब के आधार पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि देश के कानून में मस्ट लिखा हुआ है कि कुत्ते को 2 बार सैर करवाई जानी मस्ट है, जरूरी है, मजबूरी है कुत्ते के मालिक की कि उसको 2 बार सैर कुत्ते को करवानी ही पड़ेगी। तो देखते हैं मिस जैस्मिन, जो कि इनकी वकील हैं, इनका क्या कहना है। मिस जैस्मिन वो क्या कहती हैं कि वन मे और मे नॉट टेक हिज और हर डॉग फॉर ए वॉक वंस और ट्वाइस अ डे, यानी कि ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कुत्ते का मालिक या कोई भी जिसका भी वो कुत्ता है वो अपने कुत्ते को 1 बार या 2 बार या उससे भी ज़्यादा वॉक के लिए लेकर के जाए। ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसको इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, बाउंड नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन वन्स ओन विश, ये उसके मालिक की मर्जी के ऊपर, उसके विश के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कुत्ते का मालिक है, तो ये उसकी मर्जी कि वो उसको चाहे तो घुमाए चाहे तो ना घुमाए। लो जस्ट सजेस्ट्स टू डू सो, उनका ऐसा कहना है कि कानून तो सिर्फ ऐसा करने के लिए सुझाव देता है, सलाह देता है कि उसे 2 बार घुमाया जाए, लेकिन उसको इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा मिस जैस्मिन कह रही हैं। बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू फॉलो एट ऑल, ऐसा करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, अक्षरशः इसका पालन किया जाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि कुत्ते को 2 बार ही घुमाया जाए। माई क्लाइंट हैज़ नॉट डिप्राइव्ड द डॉग ऑफ इट्स राइट्स एट ऑल, कि मेरी क्लाइंट ने बिल्कुल भी कुत्ते को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया है। तो इन्होंने अपनी बात रख दी, अपना पक्ष रख दिया। अब मिस्टर जज ये बेचारे दुविधा में फंसे हुए हैं कि अब क्या किया जाए, क्या डिसीजन दिया जाए, इनको समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं उनका क्या डिसीजन होगा। तो जज साहब कहते हैं, मिस्टर जो विन्स द केस एज ही हैज ऑनर्ड द कॉन्शियंस ऑफ द लॉ, कि जो मिस्टर जो हैं वो इस केस के विजेता हैं, उन्होंने केस को जीत लिया है। एज क्योंकि ही हैज ऑनर्ड द कॉन्शियंस ऑफ द लॉ, क्योंकि उन्होंने कानून की अंतरात्मा का सम्मान किया है। कानून की अंतरात्मा क्या कहती है कि कुत्ते को 2 बार घुमाया जाना कंपलसरी है, क्योंकि वहां पर मस्ट लगा हुआ है। जज साहब ने जो निर्णय दिया वो कानून की भावना के आधार पर दिया कि कानून के अंदर मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, तो कुत्ते को 2 बार घुमाया जाना कंपलसरी है, ये कुत्ते का अधिकार है कि उसको 2 बार सैर के लिए एक दिन में लेकर के जाया जाए। सिर्फ इस एक मॉडल वर्ब के आधार पर इस केस का फैसला किया गया। अगर यहाँ पर मे लिखा होता तो बात कुछ और ही होती, फिर कुत्ते को घुमाया जाना कोई कंपलसरी नहीं होता, फिर ये उस कुत्ते के मालिक की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के कानून भी हैं कि कुत्ते को इतनी बार घुमाया जाना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ये कुत्ते का अधिकार है। So models are so much important that even lawyers may have disputes over them. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनके भी इन मॉडल वर्ब्स के ऊपर झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उनके भी विवाद हो सकते हैं, कानूनी बहसबाजियां और लड़ाइयाँ भी मॉडल वर्ब्स के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं।
अदालती मामलों का निपटान भी मॉडल वर्ब्स के आधार पर हो सकता है कि कानून की भावना क्या कहती है, कानून के अंदर कौन सी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। कई बार हिंदी वाला वर्जन समझ नहीं आता तो इंग्लिश वाले वर्जन से उठा करके देखा जाता है कि वहाँ पर किस तरह की भावना वाक्य के अंदर दी गई है, किस तरह की भावना निहित है वाक्य के अंदर। तो मॉडल वर्ब्स का वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। एंड नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, और इस तरह के मामलों में जहाँ पर विवाद उत्पन्न होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ से फर्दर क्लैरिफिकेशन की, स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है, और जो जज होते हैं वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। द जज विल इंटरप्रेट यूजिंग हिज ओन डिस्क्रेशन, और जज उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका विवेचन करते हैं अपनी खुद की डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी खुद की विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। जज के पास ये डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसका क्या अर्थ लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को मॉडल वर्ब्स का कितना महत्व है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन सब सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए कि एक मॉडल वर्ब पूरा का पूरा पासा पलट सकती है, पूरी की पूरी बाजी को पलट सकती है, हार को जीत में और जीत को हार में बदल सकती है। इतनी पावर है इन मॉडल वर्ब्स के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।